हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो देखिए, जैसे जैसे मैं मेरा पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ मेरा पोटेंशियल मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो हमने देखा था देर इज़ नो इफेक्ट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिमेन कांस्टेंट। और फिर हमने अगर हम कल बात करें तो हमने क्या देखा था कि यह है काइनेटिक एनर्जी। अब हमें नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए जिसके ऊपर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल में। और उस नेगेटिव पोटेंशियल को हमने क्या कह दिया था कि ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जा रहा हूँ, देखो न्यू 3 ग्रेटर है न्यू 2 से, न्यू 2 ग्रेटर है न्यू 1 से, तो मैंने देखा मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है नेगेटिव में, जबकि करंट पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि मेरा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो मेरा करंट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। देख लो, यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ पर मेरा करंट सेम है, करंट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो मेरा जो करंट है वो तो इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी के, और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। देखिए नेक्स्ट इसी ग्राफ को, अब मैंने अगला ग्राफ बना दिया बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन दे दी मैंने। पर यहाँ पर एक और ज़रूरी बात है, देखिए ये वाली ये फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट या न्यू नॉट डैश। अगर आप ये फ्रीक्वेंसी देखें तो इससे अगर मैं कम फ्रीक्वेंसी देता हूँ तो देर इज़ नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ तो ये जो एरिया है, मान लो न्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी का कोई मेटल प्लेट ए के लिए, अगर मैं न्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी से देता हूँ तो ये एरिया, इस एरिया में कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं रहा। ठीक है ना, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं। इसी तरह मेटल बी के लिए ये जो एरिया है इसके अंदर कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं। नो डाउट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ओनली पॉसिबल आफ्टर ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर देखिए, जो फ्रीक्वेंसी है जिसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका होता है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको कई बार कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं बेटा। तो देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कोई आपसे पूछे व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी बिलो विच, जिससे नीचे नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल, कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल ना हो, उसको हम क्या बोल देंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देंगे बेटा। ठीक है ना, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए कुछ एक चीज़ें यहाँ पर मैं समराइज़ कर देता हूँ, आप अपनी नोटबुक में खुद बना करके लिखेंगे उनको। मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ एक बार, और इस पेज पे मैं आपके लिए कुछ एक जो चीज़ें हैं वो समराइज़ यहाँ कर देता हूँ। देखिए हमने क्या क्या चीज़ें एनालाइज़ की फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में। पहली चीज़ एनालाइज़ की कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट था दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट। तो करंट जो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाइट की। ठीक है, दूसरी जो चीज़ हमने ऑब्जर्व की वो क्या था? जो पोटेंशियल था फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, वो किसके ऊपर इंडिपेंडेंट था? इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है, तीसरी चीज़ हमने क्या ऑब्जर्व की? तीसरी चीज़ हमने ऑब्जर्व की कि जो फ्रीक्वेंसी है स्टॉपिंग पोटेंशियल उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर जो करंट है वो उस फ्रीक्वेंसी के क्या है? इंडिपेंडेंट है। फिर हमने एक ग्राफ बनाया बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। हमने देखा एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है जिससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं, उससे ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। अब देखो बेटा, हमने दो बातें कही थी कि रेडिएशन की दो फॉर्म होती है, या तो वो वेव होती है या तो वो पार्टिकल होती है। ये आज तो कहना बड़ा आसान है, पर पहले इसको कहना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी।
सबसे पहले न्यूटन्स ने कहा कि जो लाइट है मेरे पास में उसका नेचर पार्टिकल है। उन्होंने पार्टिकल नेचर को अज्यूम करके कई सारे फिनोमेना एक्सप्लेन किए, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें। सर हाइजीन आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, लाइट का नेचर पार्टिकल नहीं है बल्कि वेव है। पर न्यूटन का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि उनकी बात को किसी ने नहीं माना। बाद में थॉमस यंग्स आए, उन्होंने कहा कि लाइट का नेचर वेव है। कई सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, जैसे इंटरफेरेंस वेव में होता है, पार्टिकल नेचर इंटरफेरेंस को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। डाइफ्रैक्शन है, वेव में होता है, पार्टिकल नेचर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है ना। पोलराइजेशन है, वेव नेचर एक्सप्लेन कर रहा है पर पार्टिकल नेचर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर एल्बर्ट आइंस्टीन आए, उन्होंने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक की बात आई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। वो किस नेचर से एक्सप्लेन हुआ? पार्टिकल नेचर से। तो हम यहीं पर देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में हमारी जो वेव थ्योरी है वो फेल क्यों हो गई। एक तरह से मैं यहाँ पर फेलियर्स की बात कर रहा हूँ, किसकी? वेव थ्योरी की, कि फेलियर्स क्या थे। अब देखिए, जो सबसे पहला हमारा जो फेलियर था वो था इंटेंसिटी का फेलियर, प्रॉब्लम विद इंटेंसिटी। ठीक है ना। ये आप मैं अब समझाऊंगा, सिर्फ आप अपने आप देख लेना, बुक से देख लेना। फेलियर ऑफ इंटेंसिटी कैसे था? देखो, फेलियर ऑफ इंटेंसिटी कुछ ये था भाई। देखो, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी मतलब एनर्जी। अब यहाँ इस ग्राफ में देखो, आप जितनी ज़्यादा इस ग्राफ में इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, एनर्जी भी उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। और मुझे पता है एनर्जी तो E इंटू में V नॉट के बराबर है। तो अगर मैं एनर्जी बढ़ा रहा हूँ तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ना चाहिए। पर एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है कि मैं चाहे इंटेंसिटी कितनी ही बढ़ा दूँ, मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल तो क्या है? कांस्टेंट है। तो ये बात यहाँ पर वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, इनडायरेक्टली मैं एनर्जी बढ़ा रहा हूँ, पर मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों है। तो पहला फेलियर तो था ये, इंटेंसिटी की प्रॉब्लम थी। दूसरा फेलियर देखिए, अब दूसरा फेलियर क्या है? दूसरा फेलियर है ये, यहाँ पर भाई मुझे पता है एनर्जी h न्यू के बराबर है, तो E और न्यू दोनों प्रोपोर्शनल हैं। तो मैं चाहे किसी भी फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालूं, किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल लूं, हमेशा क्या होना चाहिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए। भाई यहाँ देखो, एनर्जी थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी भी फ्रीक्वेंसी की डाल दूं तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होना चाहिए। पर यहाँ पर ये ग्राफ कहता है कि एक फ्रीक्वेंसी होगी जिससे नीचे कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम आ गई। तो एक प्रॉब्लम तो थी इंटेंसिटी प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई आपके लिए यहाँ पर? वेव थ्योरी जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। वेव थ्योरी नहीं बता पाई कि भाई फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन हो, उसके बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक क्यों होता है, हमेशा क्यों नहीं होता। तीसरा फेलियर देखो, हमने क्या देखा? जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया तो कुछ ऐसा देखा, मान लो ये मेरा कैथोड है, फोटो सेंसिटिव प्लेट, यहाँ पर एक फोटोन आया, टकराया, टकराते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो ऑलमोस्ट क्या था? इंस्टेंटेनियस था। यानी कि जैसे ही फोटोन टकराया वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। जबकि वेव थ्योरी कहती है कि मान लो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, लेट अस सपोज, अजम्पशन है अपना। यहाँ से एक फोटोन डाला तो वेव थ्योरी कहती है कि ये जो फोटोन है पूरी मेटल प्लेट के ऊपर अपनी एनर्जी को क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब पूरी मेटल कुछ इसको ऐसा समझ लो कि मेरे पास में ये रहा मेटल प्लेट, मान लो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, मैंने एक फोटोन डाला 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इसकी एनर्जी चारों में चली गई, चारों में चली गई अगर ये, तो इसके पास 0.5 आ गई, इसके पास 0.5 आ गई, 0.5 आ गई, 0.5 आ गई। एक सेकंड में ये मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाल रहा हूँ, तो इसके पास 0.5 आई, अगले सेकंड फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डाली, अब इसके पास कितनी आ गई? 1 आ गई। अगले सेकंड फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डाली, अब इसके पास कितनी आ गई? 1.5। अगले सेकंड फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डाली, इसके पास अब कितनी आ गई? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे ही इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ये इस मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में कितना टाइम लगेगा इसके अकॉर्डिंग? पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड और चौथा सेकंड। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको 4 सेकंड लगेंगे बाहर आने में।
पर हमने देखा क्या कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से टकराया, जैसे ही फोटोन इस मेटल सरफेस से टकराया, इलेक्ट्रॉन उसी वक्त बाहर आ गया। ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस था कॉलिजन। इसको भी एक्सप्लेन करने में आपकी फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। तो ये 3 फेलियर थे आपके वेव के, फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी नहीं, वेव थ्योरी फेल हो गई। कि एक फेलियर था, देखो इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों नहीं बढ़ रहा। दूसरा फेलियर था कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों हो रहा है, हर फ्रीक्वेंसी पे क्यों नहीं हो रहा। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हर फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए था। तीसरा था वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था, कुछ एक टाइम लैग होना चाहिए था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, पर ये तो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस है। तो ये तीनों को फेल होगी बताने में। अब हमारे इन फेलियर्स को आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी ने कैसे रिप्लेस किया वो देखते हैं। अब आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कह दो या आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उन्होंने कुछ ये कहा कि जो रेडिएशंस हैं दे कंटेन दियर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। और तुम्हें पता है क्वांटा टीनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में। तो रेडिएशंस जो हैं वो अपनी एनर्जी को कंटेन करते हैं किसकी फॉर्म में, क्वांटा की फॉर्म में। और जो क्वांटा है वो क्या है, टीनी पैकेट्स हैं किसके, एनर्जी के। अब आइंस्टाइन देखो कुछ ऐसा कहा बेटा, मान लो ये मेरे पास में एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक फोटोन आया एनर्जी का, E=H²। अब इस इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और इस मेटल सरफेस से बाहर आ गया, यहाँ पर आ गया। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब हमें पता है जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से बाहर आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे और ये मेटल सरफेस इस इलेक्ट्रॉन को दोबारा अंदर खींच लेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर भी आ गया और वापस मेटल में चला जाएगा। तो आइंस्टीन ने कुछ ऐसा कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ तभी होगा जब जो एनर्जी हम डाल रहे हैं वो एनर्जी 2 पार्ट्स में यूटिलाइज हो। पहला तो वर्क फंक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर लाने में यूज हो। अब बाहर लाते अगर वो छोड़ देगा तो इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा। दूसरा पार्ट कहाँ हो उस एनर्जी का, कि इलेक्ट्रॉन को बाहर लेकर के बाद में इसको क्या दे दे, काइनेटिक एनर्जी दे दे, ताकि ये इस एटम से दूर चला जाए और ये एटम इसको वापस अपने अंदर अट्रैक्ट ना कर सके। तो ये जो एनर्जी है 2 पार्ट्स में यूटिलाइज हो रही है, एक तो वर्क फंक्शन में और दूसरा किस में यूटिलाइज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। और हमें पता है वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी यानी कि h0 होगा, मिनिमम एनर्जी ये होगी μ0 मेरे पास में क्या, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। थोड़ी देर में देखेंगे इसको, आप एक और नाम से जानते हो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या इसका एक नाम और है वो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एनर्जी हमें पता है किसके बराबर है, h के। तो देखो यहाँ से h बराबर किसके आ गया, h0 प्लस काइनेटिक एनर्जी के। यही आइंस्टीन इक्वेशन भाई, इसका भी ये अगला फॉर्म है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में, h माइनस h0 बराबर किसके आ गया, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहाँ पर हमारे फेलियर की बात करते हैं, पहले फेलियर की बात करते हैं। पहला फेलियर क्या था कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ तो पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, पर पोटेंशियल क्या था, कांस्टेंट था। ये फेलियर था, ये नहीं हो रहा है। पोटेंशियल किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। वेव थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कैसे बढ़ रहा है पोटेंशियल। अब आइंस्टीन ने पार्टिकल थ्योरी से क्या कहा, पार्टिकल थ्योरी से कहा देखो इस इक्वेशन को देखो। अब ये कंक्लूजन की बात कर रहे हैं हम आइंस्टीन की। यहाँ पर मैं कंक्लूजन्स, पहले इक्वेशन लिख देता हूँ फिर कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेंगे। h माइनस h0 बराबर है काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर हम कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं। अब देखो पहला कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन यह है, देखिए न्यू और μ0 यानी कि फ्रीक्वेंसी एक तरह से। तो यहाँ से क्या पहला कंक्लूजन निकल गया कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। और काइनेटिक एनर्जी तो EV0 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के, तो V0 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, फ्रीक्वेंसी के। तो आइंस्टीन ने अपनी इस इक्वेशन से कह दिया कि मेरा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना। दूसरी बात, अब अगला फेलियर क्या था कि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, पहले क्यों नहीं हो रहा। अब यहाँ से देखो, अगर मेरी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, लेस देन है किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ठीक है ना। तो इस इक्वेशन में अगर न्यू मेरा लेस देन है μ0 से, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, विच इज़ प्रैक्टिकली
नॉट पॉसिबल, काइनेटिक एनर्जी कांट बी नेगेटिव, पॉजिटिव होनी चाहिए ये। तो आइंस्टीन ने कहा कि अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरी लिमिटेशन भी कवर कर दी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी ने। तीसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरी बात क्या थी कि टाइम लैग होना चाहिए था, पर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस कैसे हो गया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो आइंस्टीन ने कहा कि जो एनर्जी है वो फोटोन्स की फॉर्म में है, और फोटोन्स और इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन होता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होता है, वो ऑलमोस्ट क्या होता है, इलास्टिक होता है। भाई ऐसा कुछ, भाई ये मेरे पास में मान लो एक मेटल प्लेट है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक फोटोन आया, फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, टकराया तो कोलिजन हुआ, और कोलिजन क्या है, ऑलमोस्ट इलास्टिक है। अगर कोलिजन ऑलमोस्ट इलास्टिक है तो फोटोन क्या करेगा, जैसे ही टकराएगा अपनी सारी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगा, यानी कि देयर इज़ नो टाइम लैग इन एमिशन, एमिशन में कोई भी टाइम लैग होगा ही नहीं। तो ये था बेटा आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये थे फेलियर्स वेव थ्योरी के, और ये इनको कैसे ओवरकम कर रही है, पार्टिकल नेचर कैसे ओवरकम कर रहा है, ये था वो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।